हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल द परचम आईएएस पर। तो आज हम बात करेंगे द हिंदू की 16 जुलाई 2025 की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो हमारे न्यूज़ के टॉपिक क्या रहेंगे आज के? जीएम मक्का का उत्पादन करने के लिए भारत में परीक्षण शुरू किया जा रहा है। उसके बाद नाटो के द्वारा चेतावनी दी गई है कुछ कंट्रीज़ को, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। तो ये चेतावनी क्या है, क्यों दी गई है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद भारतीय सरकार की एक रिपोर्ट पेश की गई है सरकार के द्वारा कि जो अनटचेबिलिटी के मामले हैं उसमें 97% केसेस ऐसे हैं जो अभी तक मतलब कि लटके पड़े हैं, जिनकी कोई भी सुनवाई वगैरह कोई भी उनका सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। उसके अलावा यूएसए से एक इंजन की प्राप्ति हुई है, मतलब कि भारत जो अपनी स्वदेशी विमान की तकनीक बनाने के बारे में सोच रहा है, जो स्वदेशी हथियार बना रहा है, तो उस पर एक जो उस टेक्निक के लिए जो भी विमान तैयार किए जा रहे हैं उसके लिए जो भी इंजन है वो अमेरिका से मंगवाया गया और उसकी प्राप्ति हो चुकी है। हमारी सबसे पहली न्यूज़ है कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स ऑफ जीएम मेज टू बिगिन एट पंजाब यूनिवर्सिटी दिस खरीफ सीजन। तो आपको जैसे पता ही है कि अभी खरीफ सीज़न चल रहा है, तो इसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी जो जो पंजाब की है, पंजाब यूनिवर्सिटी लुधियाना, तो उनके द्वारा खरीफ सीज़न में 2025 में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का होते हैं उसके लिए टेस्टिंग शुरू की जा रही है, मतलब ट्रायल किए जा रहे हैं। उसको चेक किया जाएगा कि ये अच्छे से फसल हो सकती है या नहीं। तो अभी इसकी दो किस्में हैं, जिसमें DKC 9144 एंड बायोसीड 9788 ये हाइब्रिड किस्में हैं। इनको डेवलप किया गया, इनको विकसित किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उपज देने वाली रहेंगी। अब देखिए जीएम मक्का के लाभ क्या होंगे, मतलब कि भारत में किस मोटिव से इसको शुरू किया जा रहा है, इसका जो भी टेस्टिंग ट्रायल्स किए जा रहे हैं, तो इसके आखिर भारत में क्या लाभ होने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका ये फ़ायदा होगा कि ये हाई मतलब कि प्रोडक्शन होगी इसकी, मतलब कि इसकी जो उपज है वो ज़्यादा रहेगी, जिसमें जीएम मक्का जैसे बीटी मक्का कीट प्रतिरोधी जीन जैसे जो बैसिलस जो थरिनजीनेसिस होते हैं उनके कारण कीट से जो भी नुकसान होता है उसको कम किया जाएगा। जीएम मक्का जो है उस नुकसान को कम करेगा, जिससे क्या होगा कि उपज जो है 10 से 20% की उपज में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा कीटनाशक जो हैं उनका कम उपयोग किया जाएगा। अगर कोई भी जीएम मक्का है उसमें कीटनाशकों की आवश्यकता कम पड़ती है, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल होती किसी भी प्रकार की, तो उसमें जो भी कीट होते हैं वो कम मतलब कि इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं कि हम इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें। तो जिससे क्या होगा कि किसानों की जो लागत है वो भी कम होगी, क्योंकि जब हम देखते हैं तो आजकल जो भी नेचुरल फसल होती है उसको बहुत ज़्यादा कीटों का खतरा रहता है। तो क्या करते हैं किसान, बार बार उनको पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं उसमें, तो उससे क्या होता है कि उनकी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने कभी सुना होगा, ऐसा भी कहते हैं कि जितना हम फसल पर खर्च कर चुके हैं उतना ही हमें इस बार सिर्फ उपज हुई है, मतलब कि उन्हें कोई मुनाफा नहीं हो पाता है। जिससे क्या होगा कि पर्यावरण पर भी इसका कुछ केमिकल के इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड्स जो होते हैं फर्टिलाइजर्स उसमें क्या होता है केमिकल्स होते हैं। तो अगर केमिकल्स इतने ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे हर एक फसल में, तो उससे क्या होगा कि जो पर्यावरण इन्वायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मतलब हो भी रहा है। आज भी हम देखते हैं काफ़ी नुकसान, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वो कम होती जा रही है। इसके अलावा और क्या फ़ायदा रहेगा, खरपतवार नियंत्रण किया जाएगा, जिसमें कुछ ऐसी मक्का की किस्में जिसमें हर्बिसाइड प्रतिरोधी जो होती हैं, कुछ किस्में इस प्रकार की हैं जिसमें क्या होगा खरपतवार जो प्रबंधन है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि उन जो किस्में हैं जो मक्का होगा उसमें ही प्रतिरोधी क्षमताएं विकसित की जाती हैं। इसके अलावा जलवायु के अनुकूलन हो सकता है। जीएम मक्का को सूखा या फिर अन्य प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के लिए भी डिज़ाइन किया जा सकता है, मतलब कि जैसे हम जिस भी इन्वायरमेंट में उगाना चाहते हैं मक्का को या किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल को, तो उसको उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम तैयार कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जहाँ पर मानसून कम रहता है या फिर अनिश्चित मात्रा में आता है तो वहाँ पर भी ये फसलें उगाई जा सकती है। जैसे कि हम देखते हैं राजस्थान का एरिया जो डेजर्ट एरिया रहता है उसमें बहुत सारी फसलें हैं जो वहाँ पर नहीं उग पाती, जिसमें चावल वहाँ पर कम होता है क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन वही अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्निक से चावल तैयार किया जाए तो उसको कम पानी से भी उसकी उपज अच्छी हो सकती है।
इसके अलावा पोषण में भी वृद्धि होगी। कुछ जीएम मक्का किस्मों में जो पोषक तत्व होते हैं जिसमें विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, जो कि कुपोषण से निपटने के लिए काफ़ी मदद कर सकती है। इसके अलावा जो किसान है उनकी आमदनी में काफ़ी वृद्धि हो सकती है, उनकी लागत कम रहेगी, यहाँ पर उपज ज़्यादा होगी तो किसानों की आमदन बढ़ सकती है, उनको मुनाफा ज़्यादा होगा। जैसे बीटी फसलों ने भारत में बीटी कपास के मामले में किसानों को काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचाया। मतलब इससे पहले जो बीटी कपास है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से उपजाया गया था और किसानों को काफ़ी लाभ भी पहुंचा। तो इन सभी लाभ को ध्यान में रखते हुए अभी फिर से ये जो ट्रायल्स है शुरू किए जा रहे खरीफ सीजन में जीएम मक्का को तैयार करने के लिए। अब हमारी सेकंड न्यूज़ है, इंडिया रिसीव्स सेकंड GEF-404 इंजन फ्रॉम LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A जेट्स। मतलब कि ये जो है एक जेट का नाम है LCA मार्क 1A जेट। इसके लिए जो इंजन है वो USA से मंगवाया गया और प्राप्त हो चुका है भारत को। तो भारत क्या कर रहा है कि अपना जो स्वदेशी हथियार है उस तकनीक को बढ़ाना चाहता है और विश्व में अपनी एक अच्छी स्थिति पाना चाहता है। तो इसके लिए अमेरिका से दूसरा इंजन भी प्राप्त हो चुका है। ये 14 जुलाई को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया था। अब मतलब कि भारत की जो स्वदेशी हथियार तकनीक है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसी वित्तीय वर्ष जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके अंत तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कुल 12 इंजन मिलने की उम्मीद है। मतलब कि 12 इंजन मिल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो विमानों में लगाए जाएंगे, विमान कौन से रहेंगे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रहेंगे। इनकी ये जो एक जनरेशन है मार्क 1A, इसमें इन इंजनों को लगाया जाएगा और भारत में स्वदेशी तकनीक से जो हथियार है वो जो विमान है वो तैयार किए जाएंगे। भारतीय वायुसेना ने ऑर्डर दिया था 83 विमानों का और 97 और विमानों की खरीद का प्रस्ताव भी रखा गया। तो जो रक्षा मंत्रालय उसकी मंजूरी दी गई इस प्रस्ताव को कि 97 जो विमान है वो खरीदे जाएंगे और 83 जो विमान है वो मतलब कि तैयार किए जाएंगे, उनका ऑर्डर दिया जा चुका है। मतलब कि भारत जो है अपने रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा है भारत के सामने काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको लेकर मतलब पाकिस्तान के द्वारा और उसी पाकिस्तान की आड़ में चीन भी भारत पर कहीं ना कहीं तरह से मतलब किसी प्रकार से अटैक करना चाहता है। तो इसी तरह भारत को अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना होगा। मजबूत मीन्स ऐसे कि अगर कल को भारत के पास इतने हथियारों के अगर कल को कोई और कंट्री जैसे कि USA या फिर जो रशिया है या फिर और कंट्रीज जो होती हैं अरब कंट्रीज़, वो अगर भारत को नहीं भी हथियार देते तो भारत के पास इतने सफिशेंट होने चाहिए कि खुद की रक्षा कर सके। तो इसी वजह से डिफेंस का जो क्षेत्र है इसमें विमानों की जो संख्या उसको बढ़ाया जा रहा है और एक स्वदेशी तकनीक से हथियार तैयार करने की जो कोशिश की जा रही है, ताकि कल को किसी भी और कंट्री पर हमें डिपेंड ना रहना पड़े। तो अब देखिए इसमें मतलब ये जो एक जनरेशन के विमान तैयार किए जा रहे हैं इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है तेजस मार्क 1A, तो इसकी डिज़ाइन और संरचना कैसी है, तो इसमें जो है डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन है जो कि उच्च गतिशीलता और चुस्ती मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा। इसके अलावा लगभग 45% जो है उसमें कार्बन फाइबर कंपोजिट का यूज़ किया गया है, जिससे क्या होगा कि वज़न कम होगी और मजबूती ज़्यादा होगी। आपने सुना भी होगा जो हल्की चीज़ होती है वो महंगी भी होती है और वो ज़्यादा देर तक चलती भी है, मतलब काफ़ी मजबूत भी होती है। तो इसी तरह से भारत भी ऐसी कोशिश कर रहा है कि जो कम वज़न वाले हथियार तैयार किए जाएँ, कम वज़न वाले विमान, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएँ, जिससे क्या होगा उनमें मजबूती ज़्यादा होगी। हल्का वजन, इसका वजन लगभग 6500 किलोग्राम रहेगा और जो इसे हल्के लड़ाकू विमान की श्रेणी में भी रखता है, मतलब कि ये लड़ाकू विमान ही रहेगा लेकिन हल्का रहेगा। इसके अलावा एरोडायनामिक्स रहेगा, इसमें मतलब कि अस्थिर डिज़ाइन के साथ क्वाड्रेलेक्स डिजिटल फ्लाई बाय फायर सिस्टम जो कि उड़ान नियंत्रण में मतलब कि ये सही तरीके से उड़कर अटैक कर सकता है। तो इन सभी चीज़ को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया। इसके अलावा इंजन की अगर हम बात करें तो ये जो इंजन है ये USA से मंगवाए गए। तो अभी हाल ही में जो इंजन एक और प्राप्त हो चुका है, मतलब कि भारत जो अपना डिफेंस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा आफ्टर बर्नर यानी कि हाई स्पीड और जो युद्ध परिस्थिति है उसमें अतिरिक्त शक्ति, काफ़ी ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। भविष्य की ये योजना है भारत की जो स्वदेशी हथियार या इंजन या फिर और विकल्पों पर विचार कर रहा है,
लेकिन वर्तमान में जो है GEF-404 का यूज़ किया जा रहा है, जो कि USA से मंगवाया गया है। इसके अलावा अवायोनिक्स क्या होता है, मतलब इसमें अगर हम देखें रडार क्या है, ठीक है, तो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकेंड एरे रडार, जो कि मल्टी मोड ट्रैकिंग, यानी कि हवा से ज़मीन पर हमले करने की क्षमता भी प्रदान करता है। तो ऐसा रडार सिस्टम तैयार किया जाएगा कि हवा पर ही अटैक कर सकता है और हवा से फिर ज़मीन पर भी अटैक कर सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट, स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम रहेगा, इसमें रडार वार्निंग रिसीवर रहेगा, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम रहेंगे। तो ये सभी इस विमान में शामिल किए जाएंगे। हेड अप डिस्प्ले रहेगा, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले रहेगा, जो पायलट इसको उड़ाएगा उसको रियल टाइम डेटा देगा और उसका जो टारगेट है उसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल कॉकपिट रहेगा इसमें, जो आधुनिक इंटरफेस डेटा लिंक सिस्टम, पूरी तरह से जो कॉकपिट रहेगा, मतलब कि जिसमें जो पायलट बैठकर जो भी विमान है या एरोप्लेन है किसी को भी उड़ाते हैं, तो उस कॉकपिट में क्या रहेगा, पूरा डिजिटलीकरण किया जाएगा। उसका जो डेटा लिंक सिस्टम है पूरी तरह से नेटवर्क की सुविधा वहाँ पर प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा अगर हम इस विमान में हथियार प्रणाली देखें तो हमने इसकी क्षमता देखी, हवा से हवा में वार कर सकता है, हवा से ज़मीन पर और हवा से समुद्र तक के लिए भी ये एक काम कर मतलब जो अटैक कर सकता है। हवा से समुद्र पर भी ये अटैक करने में इसकी क्षमता रहेगी। इसके अलावा इसमें मिसाइलें रहेंगी, बॉम्ब रहेंगे, गन पेल और क्षमता इसकी 4000 किलोग्राम तक के हथियार ये ले जा सकता है एक बार में। हार्ड पॉइंट्स रहेंगे 8 हार्ड पॉइंट्स, जो विभिन्न हथियार सेंसर पॉइंट के लिए जिम्मेदार रहेंगे। इसमें मिसाइलें जो हैं ये इतना ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत नहीं, मतलब आप इतना रखिए कि इसमें मिसाइलें रहेंगी, इसमें कुछ बम फिट किए जा सकते हैं, गन रखी जा सकती है। उसके अलावा पेलोड क्षमता इसकी 4000 किलोग्राम तक रहेगी। इसके अलावा इसकी जो विशेषताएं, ये तो एक स्वदेशी तकनीक से तैयार किया जा रहा है। 65% जो से ज़्यादा जो सामान है मतलब कि स्वदेशी रहेगा, भारत की आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा रख रखाव, इसका आसान रख रखाव रहेगा, कम परिचालन लागत रहेगी। इसके अलावा उन्नत सेंसर फ्यूज़न रहेगा, डेटा प्रोसेसिंग के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर डाले जाएंगे जो कि युद्ध क्षेत्र में अच्छा मतलब कि सटीक निर्णय लेने में मदद करेंगे। नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध रहेगा, अन्य प्लेटफॉर्म और कमांड सेंटर के साथ जो डाटा साझा करने की इसकी क्षमता रहेगी। तो ये सभी जो भारत के द्वारा विमान तैयार किए जा रहे हैं उसकी विशेषताएं रहेगी। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि नाटो के द्वारा जो ब्राज़ील, चाइना और इंडिया, इनको वार्निंग दी गई है। जो नाटो के प्रमुख है मार्क रूट, उन्होंने चेतावनी दी कि रूस के साथ व्यापार जारी अगर रखा जाएगा, भारत, चीन और ब्राज़ील को उसको आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ये जो नाटो है ये कह रहा है कि रूस पर मतलब कि ये भारत, ब्राज़ील और जो चीन है उसको कह रहा है कि आप रूस पर दबाव बनाओ कि यूक्रेन के साथ सीज फायर कर ले या फिर यूक्रेन के साथ जो भी युद्ध है उस पर समझौता किया जाए। तो इसी तरह से अब क्या एक आर्थिक जंग छिड़ने की उम्मीद लगाई जा रही है कि अब आर्थिक जंग छिड़ेगी और भारत में इस जंग में शामिल रहेगा। तो अब भारत, ब्राज़ील और जो चीन है, रूस के साथ जो भी व्यापार चल रहा है, तो जो नाटो है उसने कहा कि अगर ये तीन कंट्रीज उनके रूस के साथ व्यापार करेंगी तो इनको आर्थिक प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ेगा। अब देखिए जो नाटो है उसकी नीतियां क्या क्या रहती हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो उसमें भी एक संविधान तैयार किया गया जिसमें आर्टिकल्स लिखे गए हैं। नाटो क्या एक ऐसा ग्रुप है, ऐसी कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें क्या होता है कि किसी और कंट्री के द्वारा अगर उस ग्रुप पर अटैक, उस ग्रुप की किसी एक कंट्री पर अटैक होता है तो नाटो के जितनी भी मेंबर देश हैं वो सभी कंट्री मतलब उसका बचाव करेंगे, मतलब उस पर पूरी तरह से अटैक कर देंगे। अब यूक्रेन और रूस का इसमें बीच में रोल क्या है कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन जो रूस है वो उसको शामिल नहीं होने देता। क्योंकि अगर मान लीजिए, क्योंकि रूस जो है यूक्रेन का कुछ एरिया अपने कब्जे में लेना चाहता है, तो अगर मान लीजिए यूक्रेन जो है नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो की जितनी भी मेंबर्स देश हैं वो पूरी तरह से रूस पर अटैक कर सकते हैं, सारे इकट्ठा होकर उस पर वार करेंगे। तो इसी वजह से जो रूस है वो यूक्रेन को रोकना चाहता है, उसके एरिया को अपने एरिया में मिलाना चाहता है। क्योंकि अगर हम देखें
थोड़ा पीछे जाएं तो जब रूस सिर्फ इतना नहीं था, उस समय यूएसएसआर होता था और उसमें जो यूक्रेन और जो सारे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जो जितने भी स्थान एरियाज थे वो पूरे यूएसएसआर में शामिल होते थे। लेकिन अब फिर से रूस ये चाहता है कि मैं अब जो भी मेरे पहले पार्ट हुआ, मतलब जो भी कंट्रीज जो थी उसका हिस्सा हुआ करती थी, उसको वापस फिर से हथिया लिया जाए, मतलब कि उसको वापस फिर से उस पर कब्जा किया जाए। तो इसी तरह अब एक दूसरे देशों पर दबाव बनाया जा रहा है। तो दबाव बनाने की वजह यही है कि हर कोई कंट्री अपना फ़ायदा देखना चाहती है। तो अब देखिए नाटो की जो नीति हम बात कर रहे थे, नाटो का जो अनुच्छेद 5 है वो क्या कहता है कि अगर किसी भी सदस्य देश पर कोई हमला किया जाता है तो उसको हमला मतलब सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा किसी एक देश पर अटैक, ये मानेंगे नाटो मेंबर्स कि हमारे सभी कंट्रीज पर अटैक हुआ है। तो इससे क्या होगा, सामूहिक रक्षा जो है वो आधार बनेगा इसका। इसे केवल एक बार ही लागू किया गया था 11 सितंबर 2000 हमलों के बाद, उसके बाद इसको लागू नहीं किया गया था। इससे क्या होगा कि जो भी मेंबर्स कंट्रीज है एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे और सैन्य सहायता, जो संयुक्त अभ्यास होते हैं, मतलब कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज रहती हैं, उसको इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो निरोध और रक्षा रहेगी, नाटो की जो नीतियाँ, जो संभावित खतरा होता है, मतलब कि जिसकी संभावना हो कि अब ये खतरा होने वाला है और जो सदस्य देश उसकी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा पर केंद्रित होता है। इसमें जो सैन्य उपस्थिति रहती है, जिसमें पूर्वी यूरोप में बलों की तैनाती, मिसाइल रक्षा प्रणाली, साइबर रक्षा, तो ये सभी शामिल है। रूस यूक्रेन जो संघर्ष चल रहा था उसके बाद नाटो ने अपनी पूर्वी सीमा सैन्य पर अपनी उपस्थिति जो है बढ़ा दी गई है। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट, ये भी नाटो का ये काम होता है कि नाटो जो युद्ध, आतंकवाद, साइबर हमले, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कुछ पॉलिसीज तैयार करे, कुछ ऐसी नीतियां बनाए। तो इसी तरह नाटो की जो भी सभी कंट्रीज है एक दूसरे की सहायता करती है। इसके अलावा सहकारी सुरक्षा भी की जाती है। नाटो गैर सदस्य देश जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन आते हैं, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, उनके साथ साझेदारी को भी बढ़ावा देता है कि उनके साथ अगर हम साझेदारी कर लेते हैं तो वो बहुत सारे मेंबर्स नाटो में हो जाएंगे। पार्टनरशिप फॉर पीस जैसे कार्यक्रम के माध्यम से गैर सदस्य देशों के साथ सैन्य सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया जाता है। इसके अलावा भारत जैसे जो देश, उनके साथ नाटो की कोई औपचारिक साझेदारी नहीं रहती है और वैश्विक मुद्दों पर काफ़ी ज़्यादा इनका संवाद होता रहता है। इसके अलावा ओपन डोर पॉलिसी है नाटो की कि इसमें जो भी इच्छुक देश है यूरोपीय देशों का स्वागत पूरी तरह से करता है, लेकिन वे लोकतांत्रिक मूल्य और सैन्य मानकों को पूरा करते हैं। वहाँ के मतलब कि नाटो की जो भी पॉलिसी, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो करें तो वो कंट्रीज, सभी कंट्रीज इसमें शामिल हो सकती हैं। अभी जो फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश जो है नाटो में शामिल हुए हैं, अभी यूक्रेन भी होना चाहता है लेकिन रूस उसको शामिल नहीं होने दे रहा। इससे अब देखिए इसमें आधुनिकीकरण, नवाचार की भी एक तकनीक शामिल है। नाटो साइबर सुरक्षा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी अंतरिक्ष रक्षा जैसे क्षेत्रों में भी मतलब कि हेल्प की जाएगी एक दूसरी कंट्रीज़ की। डियाना, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक, ऐसे भी कार्यक्रम जो है नवाचार को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा रूस और जो अन्य वैश्विक चुनौतियां हैं, रूस को नाटो जो है अपनी नीतियों में भू राजनीतिक चुनौती मानता है। जो रूस कहता है ये मेरी नीतियों में ये बाधा बन रहा है, विशेष रूप से जो यूक्रेन संकट है उसके बाद, क्योंकि यूक्रेन की तरफ जो नाटो का झुकाव है वो ज़्यादा है। नाटो की जो नीतियाँ, उसके रूस के साथ व्यापार करने वाले देश जिसमें भारत भी प्रमुख तौर पर शामिल है, चीन है, ब्राज़ील है, उस पर आर्थिक प्रतिबंध की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा जो है नाटो चीन की जो सैन्य और तकनीकी शक्ति को बढ़ने के लिए एक रणनीतिक चुनौती के रूप में देख रहा है कि चीन जो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है, तो उसके लिए नाटो के लिए एक ये चेतावनी हो सकती है। अब देखिए रक्षा व्यय, डिफेंस स्पेंडिंग्स भी इसमें शामिल होते हैं। ये भी एक मतलब कि एक नीति है कि जो भी नाटो के सदस्य हैं उनको फ्री में कोई भी उनको सहायता नहीं की जाएगी, उनकी रक्षा नहीं रहेगी। अपनी जीडीपी का कम से कम 2% जो रक्षा इस पर खर्च करेंगे, मतलब कि जिन भी कंट्रीज़ की जो जीडीपी है तो उसमें जो कम से कम 2% तो उसमें मतलब कि उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो नीति है सैन्य क्षमता को बनाए रखने के लिए, संयुक्त रक्षा को मजबूत करने के लिए ऐसी नीति बनाई गई। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, किसी एक कंट्री, फ्रांस, आई थिंक फ्रांस था, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ एक कंट्री थी जिसने ये कहा था कि हम कम से कम उस पर क्या था, ट्रंप ने क्या दिया था कि हम फ्री में किसी भी कंट्री की मदद नहीं करेंगे, मतलब जो 2% से कम जो इन्वेस्ट करेगा नाटो में तो उसकी हम मदद नहीं करेंगे, उसकी हम रक्षा क्यों करेंगे। तो ऐसा कुछ विवाद भी छिड़ा था, पीछे एक न्यूज़ आई थी।
तो ये वही सिस्टम है कि सभी कंट्रीज़ को कम से कम 2% जो GDP का अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा नाटो में। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और इसके लिए भी सुरक्षा करने में काम करता है, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं, संसाधन संघर्ष है, उसको जो भी बढ़ती है दिन ब दिन, तो इसके लिए जलवायु परिवर्तन को सुरक्षित करने में भी नाटो का प्रमुख काम रहेगा। जो हरित प्रौद्योगिकी और ऊर्जा दक्षता को सैन्य अभियान जो रहते हैं उसमें लागू किया जाता है। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है, 97% अनटचेबिलिटी केसेस पेंडिंग इन कोर्ट्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट। तो अब देखिए, आपको जैसे पता ही है कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 17 है वो अनटचेबिलिटी को मतलब कि ख़त्म करता है। मतलब कि अस्पष्टता का जो है उसको छुआछूत जो होता है उसको ख़त्म करने की बात करता है कि उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। जो प्राचीन काल से हम देखते हैं कि जो भी होता है, मतलब ऐसे ही जो भी छुआछूत चल रहा था तो उसको ख़त्म करने की बात करता है आर्टिकल जो 17 है। लेकिन उससे क्या हुआ कि भारत में जो अनटचेबिलिटी है उसको मतलब कि अपराध की तरह घोषित किया गया है। अगर कोई फिर भी ऐसे समय में आज के समाज में अनटचेबिलिटी का कोई भी मामला सामने आता है तो उसमें क्या उस पर केस किया जा सकता है। तो इसी तरह जो भी एक गवर्नमेंट के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई कि 97% जो केस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी तक कोर्ट्स में। तो ये आखिर इतने मतलब पेंडिंग क्यों पड़े हुए हैं? तो लेकिन इससे पहले हम थोड़ा अधिनियम देखते हैं क्या क्या बने हैं। जो अत्याचार निवारण का अधिनियम 1989 को बनाया गया था, जो आदिवासी दलित उनके खिलाफ जो भी अत्याचार होता है उससे संबंधित मामले जो हैं इस अधिनियम के तहत दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है उसकी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जो SC/ST एक्ट मतलब इस एक्ट के तहत 50,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से कई मामले अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि इस तरह के मामलों में जो है कन्विक्शन रेट कम हो जाता है। तो लगभग 32 से 35% ये भी एक कारण है इसको पेंडिंग रहने का। लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि का कारण है जटिल कानून प्रक्रिया, मतलब जो भी कानूनी प्रोसेस होता है ना, लीगल प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस रहता है उसमें मतलब काफ़ी लोग जाना उनको लगता है कि वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके अलावा सामाजिक दबाव बना दिया जाता है और जो जांच है वो पूरी तरह से सही तरीके से जांच नहीं की जाती। अब देखिए लंबित मामलों की स्थिति क्या है। जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की 2023 तक भारत में जो लंबित मामलों की संख्या लगभग 5 करोड़ थी। इनमें अस्पष्टता से संबंधित जो भी पेंडिंग मामले थे वो एक छोटा लेकिन उनका महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये SC/ST एक्ट के तहत ये मामले दर्ज किए गए थे। अब देखिए अगर आज के समाज में भी अस्पष्टता जैसी हमें बुराई देखने को मिलती है तो इट मीन्स कि भारत में अभी तक सही तरीके से नीतियाँ नहीं बनाई गई हैं कि इतिहास में जो कुछ हमने झेला, जो कुछ भी बर्दाश्त किया उसको फिर से रिपीट ना करें। इसके अलावा SC/ST एक्ट से संबंधित जो भी मामले हैं उनकी जो लंबित संख्या को अलग से विश्लेषित करने की ज़रूरत है। मतलब कि SC/ST एक्ट जो रहता है, क्योंकि हमने देखा है कि दलितों के साथ और जो अनुसूचित जाति हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता है, तो उनको खास तौर पर उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकारी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? जो सामाजिक न्याय हैं आधिकारिक मंत्रालय SC/ST एक्ट के जो कार्यान्वयन पर उन्होंने रिपोर्ट जारी की, कहा कि जो इतने लंबित मामले रहे हैं ये खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ज़्यादा देखे गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अगर हम देखें तो वहाँ पर ऊंचा और ऊंच नीच जाति का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। इसके अलावा सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 में ये जो है मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय की स्थिति पर केंद्रित थी। इसमें दलित अन्य वंचित समूहों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उस पर भी इस चर्चा की गई थी, जिसमें जो अस्पष्टता से मुद्दे भी शामिल है। मतलब कि अलग अलग समय पर काफ़ी जो है रिपोर्ट पेश की गई है, जांच की गई है, तो उसमें पाया गया कि 97% जो मामले हैं अनटचेबिलिटी से अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो लंबित मामलों के कारण क्या रहेंगे? जो अपर्याप्त जज हैं उनकी संख्या, मतलब जज पूरे नहीं हो पाते कोर्ट्स में, न्यायिक संसाधन जो उसकी कमी रहती है, सामाजिक दबाव बना दिया जाता है, राजनीतिक दबाव बनता है कि अगर किसी एक वर्ग के खिलाफ कोई, मान लीजिए खास करके आज हम बात कर लें, अगर थोड़ा ऊंची जाति के जो वर्ग होते हैं अगर उनके खिलाफ कोई फैसला ले लिया जाए तो कोर्ट पर भी दबाव बनाए जाते हैं।
इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी लोगों पर सामाजिक राजनीतिक दबाव देखे जाते हैं कि अगर मान लीजिए गांव में आपने देखा ही होगा, आमतौर पर क्या होता है कि जो थोड़ा ऊंचा अमीर व्यक्ति या थोड़ा ऊंची जाति का होता है वो दूसरों को अपने नीचे ही समझता, खुद को सुपीरियर और दूसरों को इन्फीरियर समझता है। तो इसी तरह से गाँव वाले जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी ऐसे मामले तो देखे जाते हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ के लोग जो उनकी मेंटालिटी ही ऐसी बना दी जाती है कि वो किसी प्रकार से अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाते हैं। इसके अलावा लोगों में जागरूकता की कमी भी काफ़ी देखी जाती है। जो पीड़ित होते हैं किसी भी प्रकार से वो अपना जो मामला है वो वापस ले लेते हैं किसी भी दबाव की वजह से। इसके अलावा समाधान क्या रह सकते हैं इसके, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो होते हैं मतलब कि एक तो ये ऑनलाइन सारा सिस्टम हो जाना चाहिए अच्छे से, दूसरा लोगों तक इसकी पहुंच आसानी से हो जाए कि जहां भी ये मामला देखे वहां तक आसानी से कोई भी मामला देखा जा सके। उसके अलावा पुलिस और जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उनके लिए संवेदीकरण का प्रशिक्षण होना चाहिए, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कैसे आपको जांच करनी है ना, कैसे आपको सही तरीके से। हालांकि ऐसा होता भी है, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा करप्शन इस लेवल में भी देखा जाता है। इसके अलावा सामाजिक जागरूकता के अभियान भी चलाने चाहिए, कानून की सहायता लेनी चाहिए। तो ये सभी इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इससे हो सकता है थोड़े ये जो मामले वो कम देखे जाए, लेकिन आज के समाज में भी हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आते हैं अस्पष्टता के। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 16 जुलाई 2025 की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।